20 मार्च 1941 को जब जिन्ना साहब से पूछा गया कि भाई आप हिंदुस्तान के 2 करोड़ मुसलमान जो इंटीरियर में रहते हैं उनकी दिफा कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा जी 7 करोड़ मुसलमानों के लिए मैं 2 करोड़ की कुर्बानी दे दूंगा। दे विल बी स्मैश बट आई डोंट केयर। 7 करोड़ बचाने के लिए, वेस्ट पंजाब और बांग्लादेश के मुसलमान बचाने के लिए मैं 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने को तैयार हूं। 20 मार्च 1941 का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जिन्ना साहब का। नाजरीन, मेरे चैनल में खुशामदीद। तो आज डिस्कस करेंगे कश्मीर। कश्मीर का असल मुद्दा है क्या, और मैं इतना सरप्राइज होता हूं किसी ने कोई सही बात बताई नहीं है। लोग बात करते हैं महाराजा हरी सिंह की, लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, लोग बात करते हैं प्लेबिसाइट की, हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी, पाकिस्तान सपोर्ट, 1948 का ट्राइबल इन्वेजन जो कि बेसिकली पाकिस्तान का ही इन्वेजन था। लेकिन कोई भी बात नहीं करता है कि जो हजारों साल से कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो सूफीज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो उस पर अलग से बताऊंगा। लेकिन हजारों साल से जो पीसफुली रह रहे थे, 6 महीने में अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तो आज बात करेंगे फर्स्ट कश्मीर सिविल वॉर की, जिसे तारीख में कोई नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियों के इसमें गलतियां रही हैं, हिंदुस्तान की भी पाकिस्तान की भी। लेकिन आज फर्स्ट कश्मीर सिविल वॉर की डिस्कशन होगी, जो कि मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1947 तक चला। उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान का प्रॉपर इन्वेजन हुआ, राइट। तो दैट एक्चुअली टर्न्ड आउट इनटू 47-48 कश्मीर वॉर, जिसे इंडिया ने जैसे कहते हैं कंक्लूसिवली जीता। लेकिन पाकिस्तान में, और ख़ास तौर से आज़ाद कश्मीर मतलब पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में, मीरपुर में आप बात करें तो ये बताया जाता है कि साहब जम्मू में लाखों मुसलमानों का कत्ल करवाया राजा ने, और इसी की वजह से जो है मुसलमान उनके खिलाफ हो गए। इसीलिए वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे या मर्ज होना चाहते थे। लेकिन ये हकीकत का एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, इट्स ओनली द वन साइड ऑफ द कॉइन। देखें, हर चीज को देखने से पहले देखना चाहिए उससे पहले क्या हुआ। आप हजारों जगह चला लें कि 2002 में जो गुजरात के राइट्स हुए, दंगे हुए, मोदी साहब को आप पूचर ऑफ गुजरात कहते रहें, लेकिन अगर आप गोधरा ट्रेन इंसिडेंट्स की बात नहीं करेंगे तो फिर आप गुजरात के दंगों को कभी भी कंक्लूसिवली समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो मैं हमेशा से कहता हूं दंगे गलत हैं, लेकिन हमेशा कभी भी चीज होती है तो ये देखनी चाहिए पहले क्या हुआ। तो क्या अक्टूबर में जम्मू में 1 लाख से जायद मुसलमान कत्ल किए गए? बिल्कुल किए गए। कौन थे इनको करने वाले? इनको लड़ने वाले थे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अकाली दल और महाराजा हरी सिंह की डोगरा रेजिमेंट। क्या प्लान ये था कि मुसलमानों को माइनॉरिटी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, सफेद झूठ है। क्योंकि अक्टूबर में हुए वाकये से पहले हमें चलना पड़ेगा कि जून में क्या हुआ था, जून से पहले हमें चलना पड़ेगा मार्च में क्या हुआ था। मार्च में मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में कि रावलपिंडी में सरदारों और हिंदुओं का कत्लेआम किया था मुस्लिम लीगियों ने। फर्स्ट वीडियो आप देख लेना। दूसरा काम जो जून से स्टार्ट हुआ था वो हुआ था पुंछ का, जो बागी थे उठ गए थे, जैसे पुंछ रेबेलियन कहते हैं, जो महाराजा के अगेंस्ट शुरू हुआ। और इन दोनों इवेंट्स में ज्यादा हिंदू और सरदार मारे गए थे। इसी का बदला था जो कि आपको जम्मू में पढ़ाया जाता है, राइट। तो आज तफसील से डिस्कस करेंगे क्या हुआ था। लड़ने वाली पार्टी मैं बता देता हूँ, 3 पार्टियां थी बेसिकली। एक तरफ महाराजा हरी सिंह और उनकी डोगरा रेजिमेंट, और उनके जो इंटरनल जो उन्हें धोखा दे रहे थे उन्हीं के मिनिस्टर। तो एक बहुत इस पर एक इनफैक्ट बॉलीवुड की मूवी बन सकती है कि किस तरीके से महाराजा के खुद के उनके एडवाइजर उन्हें धोखा दे रहे थे, जिसमें रामचंद्र काक एक कश्मीरी पंडित भी शामिल थे, मुलव्विस थे, जो पाकिस्तान के हक में थे और जो कि चोरी चकारी भी कर रहे थे। दूसरे इसमें आते हैं, जो पार्टी आती है वो आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इसमें महाराष्ट्र से आए हुए, बंगाल से आए हुए लोग, और जो कि हिंदुओं की बेसिकली पार्टी थी। तो उन्हीं का एक ऑफ शूट हिंदू सभा जो कि जम्मू में एक्टिव था, ये लड़ा था। सरदार अकाली दल लड़े थे क्योंकि उन्होंने रावलपिंडी का बदला लेना था। तो आइए समझते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। अच्छा जी, पुंछ में क्या हुआ? तो देखिए, पुंछ में जो जून में वाकये हुए उन्हें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उस टाइम कश्मीर की पॉलिटिक्स क्या चल रही थी। तो देखें, कश्मीर में 2 पार्टियां थी। एक थी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो श्रीनगर वैली रीजन में थी, शेख अब्दुल्ला और जो उनकी औलाद है ओमर अब्दुल्ला, ये जो उनकी औलाद है। तो ये बेसिकली प्रो इंडिया लोग थे, लेकिन खुल के नहीं कहते थे।
ये ऐसी बातें करते थे कि जी आवाम के हिसाब से काम कर लेंगे, प्लेबिसाइट हो जाएगा। ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिले हुए थे। अच्छा, दूसरे जो जम्मू रीजन के लोग थे, वहां थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, चौधरी गुलाम अब्बास इनके बॉस होते थे। ये ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। ये बेसिकली मुस्लिम लीग के एजेंट थे, राइट। अच्छा, बात यह है कि राजा जो थे हरी सिंह का, उनका तो सिंपल सा रीजन था कि भाई ये तो मैंने जमीन खरीदी है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि ये बेसिकली कश्मीर एक जमीन की तरह बेची और खरीदी गई थी। पहले जब महाराजा रंजीत सिंह जो कि सरदारों के लीडर थे उनके पास थी, फिर अंग्रेज से वो हारे, अंग्रेज ने उनसे आई थिंक 11-11.5 लाख मांगे, उनके पास पैसे नहीं थे तो गुलाब सिंह ने 7.5 लाख रुपए देकर उनसे जमीन खरीद ली। तो दो हुई थी ट्रीटी, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी जो प्रॉपर्टी ब्रिटिश के पास आई, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी तो गुलाब सिंह के पास आ गई, फिर उनकी लीनिएज में चलती रही। और फिर यही प्रॉपर्टी की तरह उन्होंने साहब इंडिया को दे दी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आप ऐसा समझ लें, प्रॉपर्टी की बेसिकली डील था। और जो कि बात वैलिड है, अगर कोई चीज तमाम असले रिसोर्सेज रियाया के साथ बेची गई हो तो प्रॉपर्टी की तरह ही कंसीडर की जाएगी। लेकिन जिन्ना साहब देखिए अलग प्लान कर रहे थे। इनका प्लान समझने के लिए हमें पुंछ की तरफ चलना होगा। क्या तो पहले जैसे मैंने बताया कि जिन्ना साहब, पिछले वीडियोस में बताया कि जिन्ना साहब ने चर्चिल के साथ डील की थी, मुसलमान सोल्जर भर्ती कराए थे, उसके बदले उनकी एक डिमांड थी कि पुंछ में जो है बहुत ज्यादा आर्मी में जाने का बहुत ट्रेडिशन होता था। तो उन्होंने कहा 60,000 लोग विद आर्म्स डिस्चार्ज होंगे, यानी हथियार बंद लोग आप डिस्चार्ज करेंगे। आर्म्स एक्ट होता था, आप अगर फौज की सर्विस छोड़ते थे तो आपको आर्म्स जमा कराने होते थे। 45 में वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया था, दूसरी जंग अजीम ओवर हो गई थी, लेकिन विद आर्म्स ये लोग डिस्चार्ज हो गए और पहुंचे पुंछ। अच्छा, पुंछ में क्या चल रहा था? देखिए, पुंछ की जो मुस्लिम रियाया थी वो शुरू से ही उन्हें टैक्सेस हाई लगते थे। 1905 में उन्होंने एक रेबेलियन किया था तो खैर सेटलमेंट हो गया। फिर 1938 में उन्होंने रेबेलियन किया, उसकी भी सेटलमेंट हो गई थी, राइट। अच्छा, आप देखेंगे सारे काम 1937-38 में ही हुए हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी के दंगे हो रहे थे, 37 में मुस्लिम लीग इलेक्शन आ रही थी, कांग्रेस अंदर थी, तो ये सारी की सारी एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी कि किसी तरीके से मुसलमानों को भड़काओ। लेकिन राजा वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय, तो उन्होंने लोगों को किसी तरह से कन्विंस कर लिया, राइट। लेकिन जो 60,000 लोग डिस्चार्ज होकर आए थे, अब उन्होंने नौकरी मांगनी शुरू की। बोले साहब आप नौकरी दें हमें, तो उन्होंने कहा जी आपको कहाँ से दे देंगे, 60,000 आदमी की हम वैकेंसी कहाँ से निकालें। तो कुछ लोग उन्होंने एब्जॉर्ब किए, लेकिन मेजोरिटी लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, राइट। अच्छा, जब ये सारे काम चल रहे थे तो एक उनकी बहुत बड़ी डिमांड ये भी थी, जो पुंछ के लोग थे, कि भाई हमें पंजाब प्रोविंस के साथ आप मर्ज करो। तो उसमें राजा का कहना था भाई मैं आपको कैसे मर्ज कर दूं, आपको तो मैंने खरीदा है, आप मेरी जागीर हो, आपको मैं पंजाब में नहीं कर सकता। अच्छा, जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ये बैठ के तमाशा देख रहे थे। तो देखिए हुआ क्या, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि 1946 के जो इलेक्शंस थे उसमें मुस्लिम लीग हारी। अच्छा, पंजाब में भी हार गई, खिजहयात टवाना बन गई यूनियनिस्ट पार्टी की, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फाटा एरिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। तो अब आप करेंगे क्या? अगर डायरेक्ट एक्शन डे की बात करूं, 1946 में जो जिन्ना साहब ने किया था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा वायलेंस, वो इसलिए रहा क्योंकि गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग की थी। हुसैन सईद सोहरावर्दी चीफ मिनिस्टर थे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके हिसाब से मूव होनी थी। अब यहाँ तो आप क्या करोगे? तो इन्होंने साहब पकड़े दो गुंडे। एक गुंडा था पीर नानकी शरीफ करके होता था, ये कहने को पीर था लेकिन ये एक माने हुए गुंडे थे। और एक इन्होंने कयूम खान करके एक इन्होंने पकड़े नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, और इन्होंने कहा कि साहब आप हिंदुओं को यहाँ से भगाना चालू करो। तो हजारा जो पड़ता है ये पुंछ मुजफ्फराबाद इसके एडजॉइनिंग का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से उन्होंने हिंदू सरदारों को मारना शुरू किया, उन्हें भगाना शुरू किया। रावलपिंडी में भी पहले काम हो चुका था। तो ये लोग क्या हुआ, ये भाग के आ गए रावलपिंडी, सियालकोट, जम्मू में आसपास ये इकट्ठे हो गए, राइट। और ये खबर पहुंची राजा तक। तो राजा देखें अब जो भी था, बट ही वॉज मतलब कहते हैं राजे का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन राजा वॉज ऑल्सो लुकिंग एट दिस, और राजे को लग रहा था कि भाई जो ये काम हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, राइट। अच्छा, रेबेलियन जब स्टार्ट हुआ, जो मेन वजह आई 1940 में बेसिकली जो पुंछ रीजन था वो महाराजा हरी सिंह के ही लीनिएज के एक राजा जगत देव सिंह होते थे, उनके था। 1940 में वो वफात पा गए। उसके बाद उनके एक माइनर चाइल्ड को गद्दी पर बिठा दिया गया।
अच्छा, जो माइनर चाइल्ड था ये महाराजा हनी सिंह का प्लान था। उन्हें लगा था कि मैं पुंछ को पूरी तरह अपने क्या कहते हैं उसमें सबमर्ज कर लूंगा। तो उन्होंने जो पुंछ जो ऑटोनोमस था, अब वो गवर्न हो रहा था जम्मू से। तो देखिए सिचुएशन राइप थी जिन्ना साहब और मुस्लिम लीगियों के लिए, और इन्होंने लोगों को इंसाइट करना चालू किया और दंगे स्टार्ट कराने चालू किए। पहला इन्होंने स्टार्ट कराया था वही, देखिए रिफ्यूजीज आ रहे थे, हजारा से रिफ्यूजीज आ रहे थे रावलपिंडी से, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ 60,000 लोग जो है एहतजाज और धरने कर रहे थे। कुछ को नौकरी मिल गई, कुछ को नहीं मिली। अच्छा, जो टैक्सेशन का इशू था, वो टैक्सेशन का इशू वॉज अ नॉन इशू, राइट? क्योंकि जो वो टैक्सेशन लगाते थे पंजाब में उससे ज्यादा टैक्सेशन था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमें वहां से हटा के, जम्मू से हटा के आप हमें यहाँ पे मर्ज करो? पंजाब में तो टैक्सेशन वाज हायर देन व्हाट दे वर सेइंग। तो बात ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये एक धोखा देने की साजिश थी जिन्ना साहब की। जिन्ना साहब ने एक स्पीच में कहा भी था कि अगर मुसलमानों आपको लड़ना भी पड़ा है तो आपके पास 200 गुना ज्यादा हथियार हैं, यू हैव गॉट 200 टाइम्स मोर वेपन्स। तो हमें माइनॉरिटी होने के बावजूद किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जिन्ना साहब ये सारे वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे थे। तो भाई ये बगावत स्टार्ट हुई थी फरवरी में, जब सरदार अब्दुल कयूम खान, जो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के आदमी थे, इन्होंने लोगों को जमा किया बाग तहसील में और उनसे कहा कि हम टैक्सेशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ठीक है जी, ये बाग तहसील गए, इन्होंने एहतजाज किया। और ये एक पुराना मॉडस ऑपरेंडी रहा है। जैसे इंडिया में भी आप शाहीन बाग देखते होंगे या जो जेएनयू में हुआ, तो ये बेसिकली फसाड होता है कि टैक्सेशन के खिलाफ कैंपेन करनी थी, बाद में इन्होंने हिंदू मुस्लिम स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस करना था। शाहीन बाग हो चाहे जेएनयू हो, दोनों का मकसद एक ही था। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसा होता है कि वो एक ऐसे वो चाहते हैं गाड़ी में थोड़ी स्पीड आ जाए, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट आप किसी और चीज के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब स्पीड पकड़ ले गाड़ी तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। तो इन्होंने वही सब धरने एहतजाज किए, लेकिन देखें इन्हें कोई बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि जो आपको पहले समझना पड़ेगा इस्लाम क्या है, कि जो हिली रीजन्स के लोग होते हैं वो नॉर्मली इतने मजहबी आपको नहीं मिलेंगे। पठान है, इतने मजहबी नहीं है, ठीक है, मानते हैं अपने मजहब को। तो कश्मीरी भी ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि हिल की टेरेन जो होती है बहुत टफ टेरेन है, वहाँ रहना, सर्वाइवल, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। जब भी बर्फ पड़ती थी वैली में तो वो लोग जम्मू आ जाते थे, तो आधा टाइम तो उनका माइग्रेशन में ही निकल जाता था। तो उनके पास ये रिलीजियस डिस्कोर्सेज या ये सब काम करने का इतना टाइम नहीं रहता है, राइट? तो इतने ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हुआ जो अब्दुल कयूम खान ने फरवरी में किया। अच्छा, खबर पहुंची जिन्ना साहब और मुस्लिम लीगियों पे, तो दे वर वेरी एंग्री। उन्होंने कहा यार अब क्या करें? तो उन्होंने कहा यार इनको थोड़ा सा कसो, चाबी कसें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सप्लाई लाइंस जो कि आनी थी, देखिए प्रोड्यूस इतना ज़्यादा J&K में नहीं होता था, तो इन्होंने सप्लाई लाइंस कट कर दी जो कि पंजाब से आती थी, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया जो मुस्लिम इलाकों से गुजरती थी। ट्रकिंग में लूटपाट शुरू हो गई, ट्रक वालों की यूनियन ने हड़ताल कर दी कि साहब हम इस रूट पर नहीं निकालेंगे ट्रक। ठीक है जी। अच्छा, वहाँ के ट्रेडर से ही मना करने लगे। तो जब सप्लाई लाइंस कट कर दी तो क्या हुआ, असेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस हाई होने लगे। टैक्सेशन लोगों को लगता था हाई है, ठीक है साहब। अब आए सरदार इब्राहिम खान, ये एमएलए होते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बाग तहसील से ही एमएलए होते थे। और ये आए और इन्होंने क्या काम किया, इन्हें इनके दिमाग में ये भर गया था कि महाराजा रणजी ये जो हरी सिंह था ये मिले हुए थे आरएसएस वालों के साथ, जो कि बात फैक्चुअली टोटली अनट्रू है। क्योंकि आरएसएस नागपुर इंडिया में बेस्ड था, एक छोटा सा फैक्शन हिंदू महासभा जो कि बेसिकली आरएसएस का ऑफशूट था, वो था जम्मू में। लेकिन इन्हें कहीं से लगा कि महाराजा उनके साथ मिला हुआ है, तो इन्होंने भाई 15 जून को रावलकोट में इन्होंने 20,000 मुसलमान इकट्ठा किए और उनसे कहा कि आओ हम इसे छोड़ दें, हमारा मुल्क बनने वाला है। और आप तो जानते ही हैं कि इस्लाम में सूद हराम है, इंटरेस्ट रेट हराम है, देयर विल बी नो टैक्सेस, देयर विल बी नो इंटरेस्ट रेट। प्योर झूठ बोल रहे थे। पाकिस्तान में अगर आज की तारीख में देखें, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेशन है, राइट? लेकिन इन्होंने झूठ बोला, लोग इनकी बातों में थोड़ा बहुत आए भी। 15 जून को इन्होंने इस तरीके की बातें की जिसे कहते हैं क्लियर चार्ज था, सेडिशनरी बातें कर रहे थे।
लोगों से कह रहे थे, जिहाद का वास्ता दे रहे थे, क्योंकि ये जिहाद उन्होंने सीखा था पीर ऑफ ननकी शरीफ थे, जो कि हिंदूज के अगेंस्ट रावलपिंडी और हजारा डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस कर रहे थे। ये एक सिस्टमेटिक प्लान था। प्लान जिन्ना साहब का भी था, उन्हें ही पता था एक्शन का रिएक्शन आएगा, ये लोग वहां जाएंगे तो फिर मुसलमान मारे जाएंगे, तो उससे एक और चेन रिएक्शन बनेगा, बेसिकली हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट होगा। तो सरदार इब्राहिम खान ने जैसे ही ये 15 जून को स्पीच दी, इट वॉज अ सक्सेसफुल स्पीच। क्यों? क्योंकि सप्लाई लाइन्स बंद हो चुकी थी, असेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस वर वेरी वेरी हाई, इन्फ्लेशन वॉज ऑल टाइम हाई, प्लस टैक्सेशन का वो था। अच्छा, 22 जून को इन्हीं को फॉलोअप देने चौधरी रहीमुल्ला, आई थिंक रहीमुल्ला थे, हाँ, चौधरी हमीदुल्ला, ये पहुंच गए। ये भी एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेसिडेंट होते थे, और इन्होंने सीक्रेट मीटिंग करनी शुरू कर दी जो सर्विसमैन थे, पुंछी जो डिस्चार्ज हुए थे विद आर्म्स, और उन्हें सबको नौकरी देने के वायदे किए गए। उनसे कहा कि आप लड़ें, ये जिहाद है। अच्छा, बहुत से लोग वो भी मुलव्विस थे जो आईएनए आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए आर्मी डिसबैंड हो गई थी, वो अंग्रेज से लड़े, काफी अच्छे तरीके से लड़े, लेकिन डिसबैंड हो गई, तो उसके हिंदू सोल्जर्स फिर हिंदू में मर्ज हो गए। फिर जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो सारे के सारे आ गए थे पंजाब रीजन में, और इन सब लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए आर्मी के लोगों ने, जो मुसलमान जो लोग थे, उन्होंने इन सारी रेबेलियन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ठीक है जी। अब ये सारा काम चल रहा था, राजा जो है चुपचाप बैठे देख रहे थे, रिफ्यूजी को देख रहे थे, सारी मीटिंग्स देख रहे थे, राइट। इन्होंने क्या किया, 22 जून की स्पीच के बाद 8-10 दिन तो माहौल ठंडा रहा। जुलाई में ये अपने जो राजे थे, जो इनका प्राइम मिनिस्टर था रामचंद्र काक, जो कि कश्मीरी पंडित थे और जो कि प्रो पाकिस्तान थे, उन्हें ये लगता था कि साहब पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, कि मुसलमान तो पढ़े लिखे हैं नहीं, रूलर कौन होगा भाई, हम होंगे। कश्मीर वैली में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मेजॉरिटी आपको कश्मीरी पंडित्स मिलेंगे। जो डोगराज हैं, दे आर द वॉरियर कम्युनिटी, और जो मुसलमान है वो आम पीजेंट्री होती थी। तो इन्हें पता नहीं किस तरीके से लगने लगा कि अगर हम मर्ज कर जाते हैं पाकिस्तान के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, तब हम हुकूमत करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी हायर एजुकेशन स्किल्स की वजह से हम ऑलरेडी कर रहे हैं मुसलमानों पर हुकूमत, तो इस केस में भी हम हुकूमत करते रहेंगे। तो ये महाराजा हरी सिंह को गलत एडवाइस देते रहे, होता कुछ था, बताते कुछ थे। ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन खैर, जुलाई में जब महाराजा हनी सिंह ने कहा कि यार अब बहुत हो रहा है, तो इन्होंने सेक्शन 144 इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, प्लस सारे पुंछीज से कहा कि भाई आप अपने हथियार जमा कराएं, तुरंत जाएं डीसी ऑफिस और जमा करें तहसील में हथियार, राइट। अब ये वो पॉइंट था जहां से रियल ब्रेकेज आने तय हो गए। अच्छा, हरी सिंह का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, महाराजा हरी सिंह जो थे, बट चाहे जो कुछ भी कह लें, रूलर ही वॉज अ डिसेंट रूलर, राइट। तो कोई मुसलमान में या कोई हिंदू में उन्होंने कभी भी फर्क नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं कि अप्रैल से, अब इसके बारे में डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, बट लोग कुछ कहते हैं अप्रैल से, कुछ कहते हैं सितंबर से, मगर अप्रैल में वो मन बना चुके थे कि मैं हिंदुस्तान, पहले तो उनकी कोशिश थी मैं आज़ाद हो जाऊं, जो उन्हें पता था कभी होना नहीं है, राइट। उनका प्लान था कि मैं इंडिया के साथ मर्ज हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे हुकूक जो हैं, जो मेरे राइट्स हैं, वो महफूज रहेंगे, बिकॉज ही ट्रस्टेड नेहरू एंड गांधी मोर देन जिन्ना, जो उन्हें लगता था, राइट। प्लस वो खुद एक, चूंकि हिंदू सेक्ट से बिलोंग करते थे, तो उनकी सिंपैथीज और वो सारी चीज थी, राइट। तो महाराजा हरी सिंह का ये सोचना था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अब कहने वाले तो ये भी बताते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कि महाराजा जब कश्मीर पर आगे चल के ट्राइबल इन्वेजन हुआ तो अपना सोना भेजे थे हाथियों से, तो उन्हीं के मिनिस्टर्स ने उनसे वो सोना चोरी कर लिया। वो सोना कहाँ गया? हजारों लाखों टन सोना था, वो सोने, जवाहरात, अशरफियाँ सब कुछ थी, वो सारी की सारी गायब हो गई। तो खैर ये अलग कहानी है। लेकिन बेसिकली इन्होंने क्या किया, जुलाई के एंड अगस्त आते आते इन्होंने 11 अगस्त को रामचंद्र काक को फायर कर दिया। 14 अगस्त को आई थिंक उन्होंने, मेहरचंद महाजन होते थे, ये सिविल सर्वेंट थे, उनसे कहा कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, राइट। तो पुंछ का जो रेबेलियन था, इस रेबेलियन के वेक में आपको जम्मू मैसेकर्स को देखना होगा जो अक्टूबर में हुए, राइट। अगस्त तक रावलपिंडी में मैंने बताया लाखों सरदार और हिंदुओं का कत्लेआम किया था इन सब ने, मुस्लिम लीगियों ने।
उसके बाद पुंछ में सारे काम किए। अच्छा, पुंछ के बाद इन्होंने मीरपुर रीजन और एडजॉइनिंग रीजन्स में हिंदुओं को बेदखल करना शुरू कर दिया था, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद पुंछ में रेबेलियन का महाराजा ने क्या किया और उसके आफ्टर इफेक्ट्स जम्मू में क्या है उसे समझते हैं। क्योंकि आप देखें, जो मैंने अभी तक दिया है वो सारा बैकग्राउंड दिया है वीडियो में। अब इसके बाद आपको समझ में आएगा कि असल जो वायलेंस था वो कैसे स्टार्ट। अच्छा जी, जब इस बीच ये सारे वाकयात चल रहे थे, उसी बीच आ गया 14 और 15 अगस्त। दो मुल्क बन गए और पाकिस्तान आर्मी ने खुलेआम, पाकिस्तान की क़यादत ने खुलेआम बागियों को सपोर्ट देना चालू कर दिया। ट्राइबल इन्वेजन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, पार्ट 3 अब ज़रूर देखें, जिसमें मैंने तफसील से बताया है कि किस तरीके से 12 सितंबर को जो प्लान बना था, जिसमें लियाकत अली खान ने मेजर जनरल अकबर खान और शौकत हयात खान को परमिशन दी थी कि ट्राइबल अपराइजिंग करें, राइट। तो पैरेलली ये चीज़ें चल रही थी। तो अब एक तरफ रह गए थे महाराजा हरी सिंह अकेले और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान और ये सारे के सारे जो रेबल्स थे। अच्छा जी, इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। देखिए, हुआ क्या था, पार्टीशन के बाद बहुत से मुसलमान जाना चाहते थे पाकिस्तान, हिंदू आना चाहते थे इंडिया। तो महाराजा हरी सिंह ने इस सब के बावजूद 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों को जम्मू कश्मीर स्पेशल फोर्सेस के अंडर ट्रांसफ़र किया। लाख लोगों में से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। तो ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब उनकी ट्रूप्स ने बताया कि यही लोग जिनको आपने रिलीज किया, यही लोग वहां से रोते हुए गए थे और वहां से हथियार लेकर अब हम पर ही हमले कर रहे हैं, तो जब महाराजा हरी सिंह ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की सोची। मैंने बताया था रामचंद्र काक को हटा के उन्होंने मेयर चंद महाजन से कहा, उन्होंने आई थिंक डिनाई किया, पता नहीं क्या हुआ। फिर मेजर जनक सिंह थे, तो मेजर जनक सिंह ने उन्हें एडवाइस किया कि भाई अब ये तो ऑल आउट वॉर होगा। आप सोचें कि मैं एक पैर इस नाव पर रख लूँ, एक पैर उस नाव पर रख लूँ और फूल और कांटे का अजय देवगन बन जाऊं, तो बोला भाई ये काम नहीं हो सकता, आपने या तो इस पार जाओ या उस पार जाओ, ठीक है। अच्छा, ये इस बीच सोचते कुछ करते 12 सितंबर को पार्ट 3 में मैंने बताया है, वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि पाकिस्तान की ट्राइबल आर्मी ने इन्वेजन कर दिया, बहुत सारी कैजुअल्टी हुई और हिंदूज के अगेंस्ट जो वायलेंस किया गया राजौरी में, मीरपुर में, वो सारी की सारी चीज़ें वो ऑन रिकॉर्ड है, तारीख का हिस्सा है। अच्छा, इसी बीच 6 अक्टूबर को पुंछ में बाकायदा एक रेबेलियन स्टार्ट हो गया। बहुत से लोगों ने हथियार जमा नहीं कराए थे, उन्होंने रेबेलियन करना स्टार्ट कर दिया और डोगरा फोर्सेस के अगेंस्ट वो लड़ने लगे, राइट। अच्छा, इसमें हुआ क्या, बहुत सी महाराजा की आर्मी में डेजर्टर्स भी आ गए। तो बहुत से लोग जो कि मुसलमान थे, उन्होंने महाराजा की आर्मी को डेजर्ट कर दिया और मुस्लिम लीगियों के साथ मिल गए, राइट। तो एक के बाद एक बिट्रेयल महाराजा हरी सिंह को लग रहा था। वो जो जनक सिंह साहब थे, उनकी बातों से वो काफी हद तक एग्री होने लगे थे, राइट। लेकिन अब हिंदुस्तान बन चुका था और अब एंट्री हुई, जब ये मैसेकर हुआ हिंदूज के अगेंस्ट मीरपुर में, राजौरी में, इन सारी जगहों पर, तो फिर एंट्री हुई आरएसएस की। और आरएसएस की एंट्री आते ही सारा का सारा एक गेम टर्न हो गया। देखिए, आरएसएस जो नागपुर से चलती है, इनके हेड अगवार होते थे जो कि महाराष्ट्रियन थे, मराठी थे। गोलवालकर साहब आई थिंक 1940 में बने थे, राइट। ये बेसिकली हिंदुओं की दिफा के लिए पार्टी बनी थी। अच्छा, आरएसएस का शुरू से रूल रहा है, इन्होंने हमेशा जो भी रिटॉर्ट किया है वो एज अ रिएक्शन किया है, इन्होंने कभी भी पहला हमला कभी भी नहीं किया। लेकिन जब हो रहा था तो ये लोग पहुंचे, इन्हें साथ मिला अकालियों का, इनके साथ थे डोगरे और इनके साथ थे जो रिफ्यूजीज आए हुए थे, वो भी सेटल हो गए थे। नाउ दे वर रेडी टू फाइट। और उसके बाद इन्होंने जो हाल किए जम्मू हो चाहे उधमपुर हो चाहे जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हो, इन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके मुसलमानों के साथ वही काम किए जो मुसलमान पुंछ में कर रहे थे, जो मुसलमानों ने हजारा और पिंडी में किया। क्या किया इन्होंने, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 3-4 एरियाज थे, इन्होंने जाके वहाँ घेरा डाल दिया और जो गुजर जो होते हैं, जो कि बेसिकली मिल्कमैन होते थे, उनको टारगेट करना शुरू किया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत तबाही मचाई और पूरे जो, देखें आप बात समझें,
आज की डेट में कश्मीर वैली में अनरेस्ट है, जबकि पार्टीशन के टाइम वैली वॉज वेरी पीसफुल। वैली में इतना ज्यादा वायलेंस नहीं हुआ था। सारा का सारा वायलेंस हुआ था जम्मू जो कि सियालकोट से लगता है, पुंछ पास में था, राजौरी पास में था, सारे काम वहां हो रहे थे, रेफ्यूजीज भी वहीं आए थे। तो एक तरीके का हॉटबेड बन गया, इट बिकेम द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। और फिर आरएसएस वालों ने, जिसमें और डोगरा रेजिमेंट ने फिर जो वायलेंस के एक्ट किए वो मैं बता नहीं सकता, इन्होंने वही काम किए। इनफैक्ट जो कहते थे आरएसएस वाले कि एक के बदले दो, तो आप समझ सकते हैं एक के बदले दो से क्या मतलब होगा। इन्होंने 10 दिन के अंदर जम्मू, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, उसकी सारी मुस्लिम मेजॉरिटी ख़त्म कर दी। आई थिंक 50-60% से 10-11% पे आ गए थे, जो 51 का सेंसस था। कहने वाले बताते हैं 2 लाख से ज़्यादा मुसलमान कत्ल किए गए। बहुत से लोग ये बताते हैं कि किसी को नहीं छोड़ा गया। जैसे बहुत से लोग प्रोटेक्टरेट थे, इन्होंने एक मुस्लिम विलेज थे, आई थिंक मैं नाम देख लेता हूँ, हाँ रामनगर रिजर्व था, वहाँ पे एक होता था, एक तालाब खट्टी गांव होता था, तो वहाँ पर ये लोग गए, इन्होंने सीज की, तो फिर मुसलमानों ने हथियार डाले, उन्होंने कहा जी हमें सेफली एस्कोर्ट कर दें। जब एस्कोर्ट होने लगे तो बॉर्डर से पहले ही उनका वेलकम कर रहे थे अकाली सरदार, और उन्होंने कत्ल गारत शुरू कर दी। तो ये जो मैसेकर्स हुए, अगर मैं पार्टीशन हिस्ट्री की बात बताऊं तो वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर थे। 1 से 1.5 लाख मुसलमान, इतना शेयर नंबर कहीं भी नहीं हुआ, राइट। तो जिन्ना साहब, जो कि मैं फिर से बता देता हूं कि सारी चीज़ में सिर्फ एक ही शख्स खुश था, वो थे जिन्ना साहब। उन्हें लग रहा था ठीक है जितना ज़्यादा वायलेंस हो, अब उन्होंने भी थोड़ा सा, जब देखें जब 48 की जंग में जब शिकस्त होने लगी ना, तो जिन्ना साहब को भी लगने लगा था यार कोई स्टेप हमने सही लिया या नहीं लिया। हालांकि बहुत से लोग ये बताते हैं कि वो भी पीस टर्म्स पे आने को रेडी थे, लेकिन सारा का सारा काम हो चुका था। लेकिन 1947 के 48 के बाद जो आरएसएस ने किया, वहाँ की प्रॉपर जो उनके प्रचारक थे, जो कि उनके आरएसएस के आर्म्ड मैन थे, उन्होंने यही सारे के सारे काम किए। और हुआ क्या, होना क्या था, जो होना था वो तो हो चुका था। पार्टीशन के बाद अक्टूबर नवंबर में इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, यहाँ रेबेल हो रहे थे, पाकिस्तान यहाँ से इंस्टिगेट कर रहा था कि भाई आप लड़ें। लोग लड़ना नहीं चाहते थे, जो वही कहते हैं ना, जो पठान आए थे, जो आपके फेमस क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी, इनके दादा भी इस ट्राइबल इन्वेजन में शामिल थे जो पाकिस्तान की आर्मी ने की थी, राइट। खैर ये सारे के सारे काम चलते रहे, लेकिन लास्ट में होना हवाना क्या था, मुस्लिम रियाया का बेसिकली कत्लेआम हो गया, राइट। और यही चीज़ हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में आज़ाद कश्मीर में आज तक बताते हैं कि साहब क्या हुआ। मीरपुर खास में जो हुआ, जो पुंछ में आपने किया, जो हज़ारा में किया, जो आपने रावलपिंडी में किया, वो बात तो आपने किसी को बतानी नहीं क्या हुआ। अच्छा हुआ क्या, गांधी जी साहब, मैं गांधी साहब को आज तक नहीं समझ पाया, पता नहीं किस थिंकिंग के आदमी थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने हिंदुओं से कहा कि भाई पीस आप रिस्ट्रेन करें, पीस करें, ये करें, और मुसलमानों के साथ ये ना करें, और ऐसी बातें शुरू कर दी। तो ये आरएसएस जो गांधी साहब थे उनके बीच डिफरेंसेस का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आरएसएस वाले कहते थे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था फरवरी से क्या हो रहा है, जब पिंडी में हिंदू मारे जा रहे थे, जब हज़ारा में हुए, जब पुंछ में जो काम हुआ, बोला आपको दिख नहीं रहा था। अब जब हमने रिएक्शन दिया है तो आप बीच में आ गए कि नहीं मत करो, ये करो, और भूख हड़ताल और फलानी। तो गांधी साहब का देखिए जो कुछ भी कह लें, बहुत मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि नेशनल हीरो तो थे वो, लेकिन बात वो एक कम्युनिटी के हक में ही करते थे, राइट। तो उन पे खैर मैं एक सेपरेट वीडियोस करूँगा, आप बहुत से लोग मुझसे एग्री हो सकते हैं, बहुत से नहीं हो सकते हैं, लेकिन बात यही है कि कश्मीर का सारा वायलेंस मैं कहूँगा महाराजा हरी सिंह की वजह से, जिन्ना साहब मुस्लिम लीगियों की वजह से हुआ। हिंदूज ने बेसिकली वहाँ रिटॉर्ट किया। महाराजा हरी सिंह को आप हिंदू ब्रांड कर देना वुड बी प्लेसिंग द हिस्ट्री इन अ वेरी रॉन्ग वे, बिकॉज महाराजा वॉज अ महाराजा, वो तो इंडिया के हक में भी नहीं थे, राइट। लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसके चलते कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया ले गया, 2/3 कश्मीर का हिस्सा ले गया लैंड एरिया, और 90% से ज़्यादा रिसोर्सेज। तो इस पूरे के पूरे वाक़े में नुकसान सिर्फ उठाना पड़ा कश्मीर की आवाम को, कश्मीर के मुसलमानों को। वैली के लोग जो पीसफुल थे
उन पर ठप्पा लगता रहा कि आप दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, जबकि मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा कि वो बेचारे मजबूर थे। जो 80s में जो अफगान जिहाद, जो अफगानिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद जो मिलिशियाज आए थे उज़्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, अरब से, सीरिया से, ये सारे के सारे लोगों ने कैसे कश्मीरी लोगों को टेरराइज किया, और उन बेचारों की एक नेगेटिव इमेज बन गई कि दहशतगर्दों के साथ या पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, जब हकीकत ऐसी नहीं थी। तो दोस्तों यही थी सारी कहानी कश्मीर की। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने बताया है कि छोटी छोटी चीज़ों ही आप सब जानते हैं, महाराजा हरी सिंह ने कह दिया कि जी मैं इंडिया के साथ एक्सेस करूंगा। नेहरू साहब तुरंत ट्रूप भेज रहे थे, लेकिन माउंट बेटन ने कहा कि भाई रुक जाओ, पहले उसे साइन तो करने दो। तो इन्होंने यहाँ से जो मेनन साहब थे उन्हें भेजा, वो साइन करा के आए, फिर वापस आए। फिर इंडिया ने एयरलिफ्ट कराकर ट्रूप्स भेजे। तो ये कहानी सबको पता है। लेकिन उससे पहले की कहानी कि महाराजा को एक डिसीजन क्यों लेना पड़ा और विक्टिम कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान थे, अब ये डिसाइड करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन इस बात में कोई शक ही नहीं है कि मुस्लिम लीग रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस सारे के सारे इंसिडेंट्स के पीछे प्राइमरी इंस्टिगेटर वो थे। हालांकि जो रिएक्शन आया हिंदू की तरफ से वो आप झेल नहीं पाए। अब वही हुआ जो इंडिया के हर कोने में होता है, बंगाल में भी यही हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली द विक्टिम्स वर कश्मीरी मुस्लिम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।